इन ब्रीडिंग हम लोग आपको बता रखे हैं कि इन ब्रीडिंग के विषय में हमने आपको बताया था, तो सर इन्फॉर्मेशन को एक जगह लाके आपको दे रहे हैं कि इन ब्रीडिंग जो होता है ये रिलेटिव्स के बीच का ही केस है। इसमें इन ब्रीडिंग जो है ये रिलेटिव के केस है। इसमें आपका आपस में जो मेल और फीमेल जो सुपर क्वालिटी का सेलेक्ट किया है, जो कि आगे आपको बता रखे हैं, वो आपस में रिलेटिव हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन ब्रीडिंग से होता क्या है, तो इन ब्रीडिंग से क्या करते हैं हम लोग, कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन मतलब एकदम सिंपल कर रहा हूं, कलेक्शन का मतलब जमा करना। तो गुड क्वालिटी ऑफ जीन, लैंग्वेज ज्यादा नहीं लिख रहा हूं। कलेक्शन क्या करते हैं, तो कलेक्शन करते हैं गुड क्वालिटी ऑफ जीन। यानी बार बार आप क्या कराते थे कि क्रॉस करवाते थे, वो जो क्रॉस होता था बार बार जो ब्रीडिंग कराते थे, तो उसमें क्या होता था कि हर एक जनरेशन में कुछ ना कुछ गुड क्वालिटी का जीन क्या होता था, कलेक्ट होता चला जाता था। और सबसे लास्ट में यानी 4 से 6 जनरेशन के बाद, आफ्टर 4 to 6 जनरेशन के बाद जो एक आपका एनिमल मिला, उसमें सारे गुड क्वालिटी के जीन जो थे वो आपस में आकर के कलेक्ट हो गया। क्लियर हो गया। दूसरा करते इलिमिनेशन, इस टेक्निक की मदद से इलिमिनेशन भी करते हैं। इस टेक्निक की मदद से इलिमिनेशन, आप इलिमिनेशन भी करते हो। ये जो इलिमिनेशन तुम करते हो तो किसका, तो बैड क्वालिटी ऑफ द जीन या अनडिजायरेबल जीन, जो आपको नहीं चाहिए उस जीन का इलिमिनेशन कर रहे हो, अनडिजायरेबल जीन का इलिमिनेशन। क्लियर हो गया। कलेक्शन किसका करोगे, तो गुड क्वालिटी ऑफ जीन का, जो अच्छे को डिजायरेबल जीन है, या गुड क्वालिटी को यहां पे डिजायरेबल जीन कर सकते हो। डिजायरेबल जीन का क्या करते हो, तो कलेक्शन करते हो। अनडिजायरेबल जीन का क्या करते हो, इलिमिनेशन करते हो। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। ये इन ब्रीडिंग से प्योर लाइन डेवलप करते हो, प्योर लाइन का डेवलपमेंट, प्योर लाइन डेवलपमेंट। अभी प्योर लाइन डेवलपमेंट डेवलप करते हो, तो प्योर लाइन डेवलप का मतलब हो गया होमोजाइगस कंडीशन। कौन सा कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन। तो यदि आपको कोई बोले कि हमको होमोजाइगस एनिमल चाहिए, तो आपको करना पड़ेगा इन ब्रीडिंग। क्योंकि होमोजाइगस होगा तो होमो मतलब सेम हो गया, जाइगस में एलील हो गया। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में दोनों एलील सेम टाइप का होगा तो सेम होगा, तो प्योर हो गया वो। यदि हेटेरोजाइगस होगा तब ना इम्प्योर होगा। तो होमोजाइगस कंडीशन। तो कलेक्शन करते हैं गुड क्वालिटी ऑफ जीन, यानी जीन का जो गुड क्वालिटी है उसका, तो गुड क्वालिटी ऑफ जीन, जिसको डिजायरेबल जीन भी बोल सकते हो। इलिमिनेशन करोगे किसको, अनडिजायरेबल जीन को, यानी अनडिजायरेबल जीन को हम लोग क्या करते हैं, इलिमिनेट कर देते हैं। और प्योर लाइन डेवलप करते हैं, यानी होमोजाइगस कंडीशन को हम लोग डेवलप करते हैं। इसी होमोजाइगस प्योर लाइन डेवलपमेंट के चक्कर में इसमें आ जाता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये जो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन है, इस इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से क्या होता है कि जो डिजीज वाले, रेसेसिव डिजीज वाले जो एलील होते हैं वो भी एक्सप्रेस हो जाता है, क्योंकि होमोजाइगोसिटी आ रहा है। ये बता रखा हूं मैं। तो यहां पे क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को सिंगल आउट क्रॉस कर दोगे, यानी इसके अनरिलेटिव के साथ में उसको ब्रीडिंग करवा दोगे, तो उसका क्या होगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। सिंगल आउट क्रॉस। अभी मैं आपको बता दूंगा कि आउट क्रॉस क्या होता है, कोई डाउट इसमें। तो आपको यदि बोले इन ब्रीडिंग से क्या करोगे, कलेक्शन डिजायरेबल जीन का, यूजफुल जीन का, ये भी बोल सकते हो यूजफुल, गुड क्वालिटी जीन या यूजफुल जीन। और इलिमिनेशन करोगे किसका, अनडिजायरेबल जीन या हार्मफुल जीन। अनडिजायरेबल जीन या हार्मफुल बोल रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। प्योर लाइन डेवलप करोगे कैसे, तो होमोजाइगोसिटी आएगा। और इसी होमोजाइगोसिटी के कारण इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी आ सकता है, यदि वो जीन जो है वो जीन डिजीज का हो जाए, रेसेसिव डिजीज का जीन होगा, तो होमोजाइगस कॉम्बिनेशन होगा, तो उसके कारण क्या होगा, उस एनिमल को बीमारी होगा, जिसके कारण उसका क्या होगा, क्वालिटी क्या होगा, घट जाएगा। कोई डाउट नहीं है। तो ये आपका समरी पॉइंट ऑफ व्यू था, जहां से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। क्लियर। अब ये नेक्स्ट हम लोग इसमें करते हैं, ये तो बहुत समझा रखे आपको, इससे ज्यादा इसमें नहीं बोला। अब आइए, आपका जो आउट ब्रीडिंग था, तो उसमें 3 था। आउट ब्रीडिंग के केस में हमारा इन ब्रीडिंग तो यहां पे क्लियर हो गया। आउट ब्रीडिंग के केस में यहां पे 3 चीजें था। एक था आउट क्रॉस,
एक था आउट क्रॉस, एक आपका आउट क्रॉस, आउट क्रॉस, क्रॉस, दूसरा क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, और तीसरा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गया? अब यहां पे आइए, आउट क्रॉस क्या है या क्रॉस ब्रीडिंग क्या है और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये तीनों किसके अंदर है? आउट ब्रीडिंग के अंदर। यदि आपको बोलेगा कि आउट क्रॉस क्या है तो आउट ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग क्या है तो आउट ब्रीडिंग है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो ये किसके बीच में होता है ये आपको मैं बता रखा हूं, ये तो मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि वहां पे मैं बता रखा हूं। तो आउट क्रॉस में क्या होगा कि सुपीरियर क्वालिटी ऑफ द मेल और सुपीरियर क्वालिटी ऑफ द फीमेल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और दोनों सेम ब्रीड से होगा, सेम ब्रीड से होगा। और जैसे ब्रीड सेम हो गया तो स्पेसीज सेम हो ही जाएगा। ब्रीड यदि सेम है तो स्पेसीज सेम होगा ही, ये गारंटी है। ब्रीड यदि डिफरेंट है तो भी स्पेसीज सेम होगा। ये हो गया, कोई डाउट नहीं है। तो यहां पे बोला कि दोनों सेम ब्रीड है तो सेम ब्रीड है तो सेम स्पेसीज होगा ही, लेकिन डिफरेंट ब्रीड होगा तो भी सेम स्पेसीज होगा। क्लियर हो गया? तो यहां पे बोला ये सेम ब्रीड है तो सेम स्पेसीज हो गया। अब ये इसमें और इधर में पढ़ाया था इन ब्रीडिंग, ये दोनों जो हम लोग खोजे ये दोनों सेम ब्रीड का है और इन ब्रीडिंग में भी दोनों सेम ब्रीड का था, लेकिन उसमें सेम ब्रीड का ही था दोनों। तो इसमें भी सेम ब्रीड है उसमें भी सेम ब्रीड है, तो इसमें केवल ये ध्यान रखेंगे कि ये दोनों यानी मेल और फीमेल 4 से 6 जनरेशन तक आपस में कहीं पे रिलेटिव ना हो, रिलेटिव ना हो। ये लाइट कलर हो गया नहीं, यानी 4 to 6 जनरेशन तक, यानी ये जो मेल है और ये जो फीमेल है ये 4 to 6 जनरेशन तक रिलेटिव नहीं होना चाहिए, आपस में रिलेटिव नहीं होना चाहिए, रिलेटिव नहीं होना चाहिए। इसको काट दिए मतलब नहीं है। और यही रिस्ट्रिक्शन इन ब्रीडिंग में नहीं था। जब आप इन ब्रीडिंग कर रहे थे, इन ब्रीडिंग का जो केस आपका था, उस इन ब्रीडिंग के केस में जो मेल और फीमेल था, ये फीमेल था, ये दोनों सेम ब्रीड से था, सेम ब्रीड से था। और यहां भी सेम ब्रीड से है, लेकिन यहां पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों आपस में 4 से 6 जनरेशन तक रिलेटिव नहीं हो, यानी इसके ऊपर जाएंगे। इसके पिताजी माताजी, फिर उनके पिताजी माताजी, फिर उनके पिताजी माताजी, इस तरीके से 4 से 6 जनरेशन ऊपर चले जाएंगे और देखेंगे कि ये वहां कहीं से तो जुड़ा हुआ नहीं है। तो 4 से 6 जनरेशन तक यदि आपस में रिलेटिव नहीं है तब ब्रीडिंग करोगे तो वो ब्रीडिंग कराएगा आउट क्रॉस। नहीं समझ में आया? एकदम क्लियर कर दिया कि यदि ये दोनों सेमी ब्रीड का होगा और इन ब्रीडिंग में भी दोनों सेमी ब्रीड का होता है, यहां पे ये ध्यान नहीं रखते हैं कि आपस में रिलेटिव है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जरूर और जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों आपस में 4 से 6 जनरेशन तक रिलेटिव नहीं हो, तब ब्रीडिंग कराओगे तो वो कहलाएगा आउट क्रॉस। क्लियर हो गया? तो यहीं पे जब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ रहा था तो सिंगल आउट क्रॉस करवा देंगे। तो यानी इसी ब्रीड का, यही सेम ब्रीड है, इसी ब्रीड का क्या करेंगे, दूसरे जगह से ऑर्गेनिज्म लाएंगे और केवल देख लेंगे कि मेल और फीमेल आपस में कहीं से 4 से 6 जनरेशन तक रिलेटिव नहीं है, तब जो ब्रीडिंग करवा दोगे तो वो क्या कराएगा, आउट क्रॉस कराएगा और उस आउट क्रॉस से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यदि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को तोड़ना है तो सेमी ब्रीड का और आपको एनिमल लाना पड़ेगा, लेकिन रिलेटिव नहीं होना चाहिए। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होगा, खत्म हो जाएगा और हेटेरोजाइगोसिटी मेंटेन होगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे या इन आउट क्रॉस जो होगा ये हेटेरोजाइगोसिटी मेंटेन करेगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे केवल ये सेम एज इन ब्रीडिंग है, केवल ध्यान रखना क्या है कि 4 से 6 जनरेशन तक आपस में रिलेटिव नहीं होना चाहिए।
अब यहां लिखा हुआ क्रॉस ब्रीडिंग, तो इसमें ब्रीड ही चेंज हो जाएगा। इसमें जो आपने मेल और फीमेल सेलेक्ट किया, गुड क्वालिटी मेल एंड गुड क्वालिटी फीमेल, ये जो सेलेक्ट किया तो ये दोनों डिफरेंट ब्रीड का होगा, दोनों जो होगा डिफरेंट ब्रीड का होगा, डिफरेंट ब्रीड का होगा। जैसे ब्रीड डिफरेंट हो गया तो रिलेटिव हो ही नहीं सकता। यदि ब्रीड डिफरेंट हो गया तो आपस में कभी रिलेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, डिफरेंट ब्रीड का होगा, और इसके बीच यदि ब्रीडिंग किया जाएगा तब जाकर के आप क्या बोलोगे कि ये क्रॉस ब्रीडिंग हो गया। कोई डाउट इसमें? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। क्लियर एकदम? यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग हम लोग कर रहे हैं, तो मेल और फीमेल जो होगा वो डिफरेंट ब्रीड से होगा। तो इसमें एक बनाया गया हिसारडेल शिप। वो हिसारडेल शिप जो है वो किससे बनाया गया है? तो एक लिया गया बीकानेरी ऑफ यूविस, ये हो गया। और दूसरा आपने जो लिया है, इस जगह पे जो दूसरा लिया है मेरिनो रैम्स, बीकानेरी यूविस एंड मेरिनो रैम्स, दोनों को लिए और दोनों को लेकर के ब्रीड करवा दिया। तो ब्रीड से न्यू ब्रीड ऑफ शिप मिला जिसका नाम था हिसारडेल, जिसको हम लोग बोलते हैं हिसारडेल। ये न्यू ब्रीड हो गया, न्यू ब्रीड मिल गया शिप का आपको। क्लियर हो गया? तो यहां क्या किया, बीकानेरी यूविस और मेरिनो रैम्स के बीच में आपने ब्रीडिंग करवा दिया, तो इस ब्रीड से क्या हो गया, एक हिसारडेल मिल गया और ये क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर में आ गया। किसके अंदर आ गया? तो क्रॉस ब्रीडिंग के अंदर। तो बीकानेरी यूविस और मेरिनो रैम्स में ब्रीड करवाया तो हिसारडेल मिल गया जो कि न्यू ब्रीड्स हो गया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे अभी आपको आउट ब्रीडिंग में मैं बताया आउट क्रॉस है और ये क्रॉस ब्रीडिंग आपका है। तो क्रॉस ब्रीडिंग में एक एग्जांपल ले लिया बीकानेरी यूविस और मेरिनो रैम्स। ये जो ब्रीड है इसमें आप ब्रीडिंग करवा दिए, इसमें आपने ब्रीडिंग करवा दिया या फर्टिलाइजेशन बोल दीजिए, तो उससे क्या बना, एक हिसारडेल बना जो कि न्यू ब्रीड है शिप का। और एक चीज और क्लियर आपको कर देते हैं, कहीं भी ठंडा प्रदेश होगा तो ठंडे प्रदेश के एनिमल से मोस्टली हम लोग फाइबर ऑब्टेन करते हैं। जैसे गॉट हो गया, सीप हो गया, ये सब ठंडे प्रदेश में यदि मिल रहा है। जैसे पश्मीना, तो पश्मीना क्या है, तो एक गॉट की वैरायटी है जिससे कि हम लोग जो वूल निकालते हैं तो वो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत हीट को वो ट्रैप करके रखता है, हीट को क्या करता है, ट्रैप करके, जिससे गर्मी ज्यादा लगती है हमको। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे एकदम क्लियर करिएगा, ये जो सीप होगा तो गॉट एंड सीप कभी मिल्क के लिए नहीं है, काव मिल्क के लिए है। यदि मिल्क प्रोडक्शन की बात बोली जाए तो काव को सोचा जाएगा, लेकिन गॉट एंड सीप यदि बात किया जाएगा तो उसको जब भी हम लोग सोचेंगे तो उसको फाइबर के लिए सोचेंगे, ऊल के लिए सोचेंगे। वो ऊल क्या है, फाइबर है, तो उसके लिए हम लोग विचार करते हैं। तो यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया। तो बीकानेरी यूविस एंड मेरिनो रैम्स को मिला के हिसारडेल एक न्यू ब्रीड ऑफ शिप बना लिया जिसको कि हम लोग फाइबर के लिए यूज करेंगे। क्लियर हो गया? एक नेक्स्ट आपका आ रहा है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आइए यहाँ पे क्लियर करते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद करते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे क्लियर हो गया कि इंटर मतलब होता है बिटवीन, और स्पेसिफिक में यहाँ पे पकड़िएगा स्पेसिस। तो दो डिफरेंट स्पेसिस होगा। यहाँ पे हम हेडिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए करके इसको अलग कर रहे हैं। ये हो गया इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे जैसे ही आपने लिखा हाइब्रिडाइजेशन तो इसका सिंपल मीनिंग हो गया कि दो चीज मिलाया गया होगा, हाइब्रिड वर्ड हो गया। और हाइब्रिड का मतलब हो गया कि मिक्सचर, दो चीज को आपने मिक्स किया होगा तो वह हाइब्रिड बना। तो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ कि दो चीजों को हम लोग मिलाए। तो यहाँ पे इंटर का मतलब होता है बिटवीन, यहाँ पे इंटर का मतलब हो गया बिटवीन। सभी बच्चे को हम लोग पढ़ा रखे, इंटर का मतलब हो गया बिटवीन, तो इंटर मतलब हो गया बिटवीन। और यहाँ पे स्पेसिफिक को पकड़ना स्पेसिस, तो बिटवीन स्पेसिस यानी दो स्पेसिस होगा, उसका बीच का बात हो गया। लेकिन ये जो स्पेसिस होना चाहिए रिलेटेड स्पेसिस होना चाहिए, रिलेटेड स्पेसिस। स्पेसिस डिफरेंट होगा, स्पेसिस मैं बोल रहा हूं कि डिफरेंट होगा। बिटवीन स्पेसिस का मतलब हो गया डिफरेंट स्पेसिस, बिटवीन स्पेसिस का मतलब हो गया डिफरेंट स्पेसिस। लेकिन ये जो डिफरेंट स्पेसिस होगा
ये जो डिफरेंट स्पेसिस होगा, ये डिफरेंट स्पेसिस रिलेटेड स्पेसिस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम अनरिलेटेड होगा तो उसके बीच में फर्टिलाइजेशन का केस ही नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन वहां संभव ही नहीं है। रिलेटेड स्पेसिस होगा तब उसमें फर्टिलाइजेशन का केस है। अब जैसे मैं बोला कि अभी जैसे यहां पे सपोज दैट ए में चेंज होकर के बना बी में चेंज होकर बना सी में चेंज होकर के बना डी, तो ये जो जितना नजदीक होगा वो आपस में रिलेटेड होगा। तो सी डी रिलेटेड हो गया, लेकिन बी से डी क्या हो गया, दूर हो गया, इससे कि ये अनरिलेटेड हो गया। तो इवोल्यूशन जब होता है तो म्यूटेशन की मदद से इवोल्यूशन होता है। तो ए से बी बना होगा, इसका मतलब ये नहीं कि ए खत्म हो गया होगा, ए है और ए में कुछ म्यूटेशन, कुछ ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन होकर वो बी में कन्वर्ट कर गया, बी है और बी में कुछ में चेंज होकर के वो सी बन गया, सी में कुछ में चेंज होकर के डी बन गया। तो इसका मतलब हो गया कि जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे वो इवोल्यूशन होता चला जाएगा, और जो जितना नजदीक होगा वो आपस में उतना रिलेटेड होगा। अब सी से चेंज होकर डी बना है तो पूरा चीज चेंज नहीं हुआ होगा, इससे कि सी और डी क्या होगा, रिलेटेड स्पेसिस होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन, इंटरस्पेसिस हाइब्रिडाइजेशन जब भी करोगे तो स्पेसिस रिलेटेड होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा डिफरेंस होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो यहां पे क्या करते हैं कि हम लोग रिलेटेड स्पेसीज लेते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, एक ले लीजिए मेल डंकी, मेल डंकी, और उसको आप क्रॉस करवा दीजिए, उसको क्रॉस करवा दीजिए फीमेल हॉर्स से, फर्टिलाइजेशन करवा दीजिए। तो मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का यदि फर्टिलाइजेशन होगा तो इस फर्टिलाइजेशन से आपका बन जाएगा म्यूल। फर्टिलाइजेशन होगा तो इससे बनेगा म्यूल, म्यूल मतलब खच्चर, ये म्यूल बनेगा। और ये जो म्यूल होगा ये म्यूल स्ट्राइल होगा, यानी ये म्यूल आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, ये अपना नंबर स्वतः नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि नेचर के अगेंस्ट काम किया गया है। यहां पे डंकी और हॉर्स नेचुरली फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, कॉपुलेशन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे आर्टिफिशियली इसमें फर्टिलाइजेशन किया गया, तो इससे बन गया म्यूल, लेकिन ये म्यूल क्या हो गया, स्टाइल हो गया, जो कि आपस में फर्टिलाइजेशन करके अपने नंबर को बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि नेचर के अगेंस्ट था, इसलिए करके यहाँ पे रोक दिया गया। क्लियर हो गया, स्टाइल ऑफ स्प्लिंग हो गया। अब इसी को यदि उल्टा दोगे, जहां यहाँ मेल डंकी लिखो तो इसको फीमेल कर दो और इसको मेल कर दो, तो ये हो जाएगा हीनी। बस जस्ट उलट देना है। क्या कर देना है, जहां मेल डंकी है वहां पे फीमेल साइन कर देना है, और जहां पे फीमेल हॉर्स है वहां पे ऊपर क्या मेल कर देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको जस्ट रिवर्स करना है। अब रिवर्स करना है तो हम कर रहे हैं, ये मेल डंकी था तो अब ले रहे हैं फीमेल डंकी और मेल हॉर्स, तो इससे बन जाएगा हीनी, इससे बन जाएगा हीनी। तो ये जो आपका हीनी बनेगा, तो ये हीनी आपका क्या होगा, ये बन जाएगा आपका हीनी। तो ये जो हीनी आपका होगा ये भी स्टाइल कंडीशन होगा। जो मेयर जो होता है, जो फीमेल हॉर्स होती है, फीमेल हॉर्स, इसको हम लोग मेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेयर। ये क्वेश्चन कहीं कहीं पूछा जाता है, इससे करके इसको मेयर भी बोलते हैं। क्लियर। आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि चर्चा करते हैं पोल्ट्री के विषय में। एनिमल किंगडम में जो भी आपके फाइलम होते हैं, उस सारे फाइलम एनिमल के अंदर के जो फाइलम है वो एनिमल ही कहलाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग के विषय में बात करते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग हम बहुत सिंपल बोलेंगे, आप इसको पकड़िएगा। ये पोल्ट्री फार्मिंग क्लियर हो गया। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या करते हैं कि हम लोग रेयरिंग करते हैं फॉल का, या आप बोल सकते हो कि पोल्ट्री फार्मिंग में हम लोग रेयरिंग कर दिए या केयरिंग करते हैं किसका, तो फॉल का। फॉल का सिंपल मतलब होता है बर्ड्स, लेकिन मोस्टली यूज किया जाता है चिकन के लिए। बात समझ में आ गया। यानी हम लोग ये जो पोल्ट्री की जो बात कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है रियरिंग ऑफ द फॉल, और फॉल का मतलब होता है बर्ड। क्लियर। लेकिन हम लोग फॉल जनरली यूज कर लेते हैं
जनरली यूज कर लेते हैं किसके लिए? तो चिकन के लिए। कोई डाउट नहीं? तो हम लोग चिकन के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन फॉल का मतलब होता है बर्ड। तो पोल्ट्री फार्मिंग हम लोग रियरिंग करते हैं फॉल का। कैसा फॉल? तो वैसा फॉल जो हमको मीट दे और एग दे, बस सिंपल हो गया। हम लोग जो पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे उसमें उस बर्ड का फार्मिंग करेंगे, उस बर्ड का रियरिंग करेंगे, उस बर्ड का हेल्थ केयर ध्यान रखेंगे, जिस बर्ड से मेरे को मीट और एग प्राप्त होता है। एकदम सिंपल और एकदम साफ सुथरा वर्ड बोल दिया। बर्ड, अब आपको खुद पता है कि किस बर्ड से आपको मीट प्राप्त होता है, किस बर्ड से आपको एग प्राप्त होता है, तो उसी का फार्मिंग पोल्ट्री फार्मिंग कहलाता है। अब आपको यदि कोई बोल दे कि बत्तख, तो मीट और अंडा दोनों के लिए हो गया। टर्की, मीट और अंडा दोनों के लिए हो गया। तो बर्ड में, तो यहाँ पे बर्ड में क्या हो सकता है? गीज भी हो सकता है, क्या हो सकता है? टर्की हो सकता है, हो गया डक हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। तो ये जिस बर्ड को आप मीट और एग के लिए फार्मिंग कर रहे हो, उस ब्रांच का नाम है पोल्ट्री फार्मिंग। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं। अब आइए इसमें नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो यहां पे हम लोग इसमें जो हम लोग बात किए, तो पोल्ट्री, ये जो पोल्ट्री फार्मिंग किए, तो पोल्ट्री फार्मिंग में आपका क्या होगा? मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। ये तो हो गया पोल्ट्री फार्मिंग आप किए। तो पोल्ट्री फार्मिंग में तो आप क्या किए? रियरिंग कर दिए। रियरिंग करना मतलब क्या होना कि आप ग्रो करवाना। रियरिंग का यह मतलब क्या हो जाएगा? ग्रो करवाना। तो ग्रो करवानी किसको? फॉल को। किस चीज के लिए? मीट और एग के लिए। तो अब ये पोल्ट्री फार्मिंग से ज्यादा मीट और एग आपको मिल सके, तो इसके लिए आपको पोल्ट्री फार्मिंग मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और एनिमल ब्रीडिंग में मैं शुरू में ही मैनेजमेंट आपको समझा रखा हूं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बोल देता हूं। तो पोल्ट्री फार्मिंग मैनेजमेंट जब आप करोगे, पोल्ट्री फार्मिंग मैनेजमेंट जब आप करोगे, तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, तो इसमें तीन चीजें तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट यदि आप करोगे तो इसमें तीन चीजें तो ध्यान रखना पड़ेगा। पहला क्या? तो हाउसिंग। तो हाउसिंग में यहां पे क्या हो जाएगा? फार्म। ये जो हॉल होगा उसका हाउस क्या होगा? फार्म हो जाएगा। तो हाउसिंग यानी फार्म। दूसरा क्या होगा? तो हेल्थ केयर। इसके स्वास्थ्य पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी बहुत सारे बीमारी होता है, जिसमें रानीखेत जो सबसे कॉमन वायरल और हाईली स्प्रेडिंग डिजीज है पोल्ट्री फार्म का, रानीखेत। एकदम पकड़ के रखिएगा, ये एक जगह का नाम है, वहीं पे ये बीमारी पहले देखा गया था, इसलिए इस बीमारी का नाम हो गया रानीखेत। कोई डाउट नहीं है? एकदम क्लियर है। तो हेल्थ केयर पे आपको ध्यान रखना है। फिर आपको इसके फीडिंग पे ध्यान रखना है, जो फॉल है उसके फीडिंग पे ध्यान रखना है। फिर इसमें आपको सिलेक्शन करना है, डिजीज फ्री सिलेक्शन करना है, डिजीज फ्री एंड हाई यील्डिंग फॉल का। आपको पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में क्या करना है? तो हाउसिंग करना है। हाउसिंग मतलब क्या? उसका फार्म का। फिर उसका हेल्थ केयर का ध्यान रखना है, फिर उसके भोजन का ध्यान रखना है। फिर ये कॉमन है एनिमल ब्रीडिंग में, जब बोला वही चीज सब जगह जहां भी मैनेजमेंट आएगा, एनिमल के लिए मैनेजमेंट करना है, तो ये तीन चीज तो आप एकदम बेहिचक लिख दीजिएगा, हाउसिंग, हेल्थ केयर एंड फीडिंग। और ये चौथा भी लिख सकते हो। और यहाँ पे चौथा क्या है? पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में क्या कर दिए? तो सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड हाई यील्डिंग फॉल। सिलेक्शन ऑफ छुटिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोल रहा हूं, सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड हाई यील्डिंग फॉल।
और ये पूरे को मिला के आप क्या बोलते हो? पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। उम्मीद करते हैं कि पूरा क्लियर हुआ होगा। पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब हो गया रियरिंग ऑफ फॉल। फॉल को क्या बोलते हैं? फॉल के अंदर बर्ड्स आते हैं, और ऐसे जनरली फॉल वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? तो चिकन के लिए यूज किया गया है, कोई डाउट नहीं है। और ये जो रियरिंग कर रहे हैं पोल्ट्री फार्म में जो बर्ड को, वो किस चीज के लिए कर रहे हैं? तो मीट और एग के लिए कर रहे हैं। तो मीट और एग के लिए जिस बर्ड को रियर किया जाता है वो ब्रांच कहलाता है पोल्ट्री फार्मिंग, कोई डाउट नहीं है। और उसी पोल्ट्री फार्मिंग से आपको ज्यादा से ज्यादा मीट मिल सके, ज्यादा से ज्यादा एग मिल सके, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। इस पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट से ये जो फॉल है उसके फार्म का व्यवस्था करना है, उसके फॉल के हेल्थ का ध्यान रखना है, उस फॉल के फीडिंग का ध्यान रखना है, और उस फॉल का जो सिलेक्शन किया है वो डिजीज फ्री हो जाए और हाई यील्डिंग हो जाए, यानी कम समय में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करे। तो डाउट नहीं है, क्लियर हो गया। अब ये पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड कुछ कॉमन डिजीज, कॉमन डिसऑर्डर आपको यहां पे दिखाया जाएगा। कॉमन डिसऑर्डर या कॉमन डिजीज या हाईली स्प्रेडिंग डिजीज यहाँ पे जो है वो सबसे ज्यादा पोल्ट्री फार्म में जो हाईली स्प्रेडिंग डिजीज है उसका नाम है रानीखेत। एक आप जानते हो होइएगा H5N1 वायरस। ये जो H5N1 वायरस है, ये वायरस जो है ये आपका क्या कहलाता है? बर्ड फ्लू करवाता है। बर्ड फ्लू ये आपका बीमारी का कहलाता है बर्ड फ्लू। अब जानते ही होगा फ्लू का मतलब क्या होता है? कॉमन सर्दी खांसी जो होता है, म्यूकस का सिक्रीशन एक्सेस, वही फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू। तो H5N1 जो है ये बर्ड फ्लू का करवाता है फॉल के केस में। दूसरा हो गया सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सम डिजीज ऑफ फॉल। यहां पे हम सम डिजीज ऑफ फॉल, कॉमन डिजीज भी कर सकते हो, सम कॉमन डिजीज ऑफ फॉल। इसमें आपका फॉल, इसमें आपका आ जाएगा रानीखेत। कौन सा खेत आएगा? रानीखेत। ये रानीखेत सबसे इंपोर्टेंट है बच्चा, क्वेश्चन पूछा जाता है। रानीखेत ये सबसे कॉमन पोल्ट्री फार्म का डिसऑर्डर है, और ये वायरस के द्वारा बीमारी होता है। रानीखेत जो डिजीज है वो किसके द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा। तो काउज, रानीखेत काउज बाय द क्या? वायरस। क्लियर हो गया। और ये रानीखेत में स्पेशली होता क्या है? तो हाईली फैटल डिजीज है और वायरल डिजीज है। ये हाईली फैटल डिजीज है, इसमें ऑर्गेनिज्म तेजी से मरेगा, और वायरल डिजीज है, ये वायरल डिजीज है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। तो यहां पे एकदम दिमाग में आप इसको रखिएगा कि जो रानीखेत है ये हाईली फैटल डिजीज है और वायरल डिजीज है और कॉमन पोल्ट्री फार्म डिजीज है। स्प्रेडिंग बड़ा तेजी से होगा और मरेगा भी इसमें, जो मुर्गा मुर्गी है वो तेजी से मरेगा। क्लियर हो गया। आइए, मुर्गा मुर्गी के लिए फॉल वर्ड मोस्टली हम लोग लगाते हैं। आइए नेक्स्ट इसमें डिजीज है जिसको आप बोलते हैं कोरिजा। कोरिजा, ये जो कोरिजा डिजीज है ये बैक्टीरियल डिजीज है, और बैक्टीरियल डिजीज है। और अभी आपका जो महामारी है ये वायरल डिजीज है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। यहां पे ये जो कोरिजा है ये बैक्टीरियल डिजीज है और ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। इसके कारण कोरिजा जो बीमारी है इसमें क्या होता है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। इसमें आपका रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आपका होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। और ये भी आपका क्या है? कॉमन फॉल डिजीज है, जिसको आप क्या बोलते हो कि बैक्टीरियल डिजीज है, और इसके कारण क्या होता है? तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होता है। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट एंड लास्ट आपका कर रहा है, ये आपका हो गया फॉल कोलेरा। फॉल FOWL, फॉल कोलेरा। फॉल कोलेरा, तो ये जो फॉल कोलेरा है ये आपका बैक्टीरियल डिजीज है।
तो 3 कॉमन आपके डिजीज बता दिया, सम कॉमन डिजीज, ये कॉमन यहां छूट गया, कॉमन डिजीज ऑफ फॉल, क्लियर हो गया। उसमें आपका हो गया रानीखेत, कोरिजा और आपका हो गया फॉल कोलेरा, 3 हो गया। ये फॉल कोलेरा बैक्टीरियल डिजीज है, कोरिजा भी बैक्टीरियल डिजीज है, और रानीखेत जो है वो वायरल डिजीज है, हाईली इंफेक्शियस और हाईली फेटल, तेजी से स्प्रेड करता है और तेजी से इसमें ऑर्गेनिज्म की डेथ होने लगती है, क्लियर हो गया। और H5N1 वायरस की मदद से जो फ्लू होता है वो कहलाता है बर्ड फ्लू, और बर्ड फ्लू भी बर्ड का प्रॉब्लम है और ये भी क्या है, तो वायरल डिजीज है H5N1 का। इतने ही कॉमन चीजें हैं जो कि पोल्ट्री फार्मिंग के अंतर्गत आता है, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब आइए, एक आपका जैसे होता है, जैसे आप बोले कि फॉल का मतलब चिकन होता है, तो चिकन के लिए जो चिकन होता है वो चिकन यदि आप घर में पालते हैं तो उसको बोलते हैं गेलस डोमेस्टिका, यानी डोमेस्टिक चिकन जो होगा, डोमेस्टिक जो चिकन होगा उस चिकन को आप बोलोगे गेलस डोमेस्टिका, गेलस डोमेस्टिका, डोमेस्टिका। तो ये जो गेलस डोमेस्टिका है, ये गेलस डोमेस्टिका, ये दिख रहा होगा, गेलस डोमेस्टिका जो है ये आपका क्या है, डोमेस्टिक चिकन, तो डाउट नहीं है। और जो वाइल्ड चिकन होगा, वाइल्ड मतलब जो जंगल में चिकन रहेगा, वाइल्ड चिकन, ये वाइल्ड चिकन, तो ये जो चिकन होगा ये होगा गेलस, गेलस, गेलस और गेलस, को डाउट। तो यहां पे वाइल्ड चिकन ऐसे भी, ये लगता है कि भोजपुरी भाषा में बोला गया, यदि जंगली मुर्गा मुर्गी होगा तो वो क्या होगा, वो आपके घर में रहेगा नहीं, वो तो भाग जाएगा, तो भाग जाएगा तो आप नहीं बोलिए गेलस गेलस, तो वो क्या गेलस गेलस। यदि जंगली है तो भाग जाएगा, वो तो घर में रहेगा नहीं, डोमेस्टिक है तब ना घर में रहेगा, तो डोमेस्टिक चिकन का नाम हो गया गेलस डोमेस्टिका। तो पहला जीनस और दूसरा स्पेसिस, और स्पेसिस को किसमें लिखते हैं, स्मॉल से लिखते हैं, और जीनस को किसमें लिखते हैं, कैपिटल में, आप फिर अंडरलाइन कर देते हैं। ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर है कि 2 चीज यूज किया जाता है, जीनस और स्पेसिस, ये आपके क्लासिफिकेशन में है, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। तो यहां पे एकदम क्लियर कर लीजिएगा, तो डोमेस्टिक चिकन का नाम है गेलस डोमेस्टिका और इसका वाइल्ड चिकन का नाम है गेलस गेलस, क्लियर हो गया। तो पोल्ट्री फार्म का इतना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से कि आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट में आते हैं, पोल्ट्री फार्म के बाद हम लोग आते हैं फिशरीज में। अब हम लोग या पोल्ट्री फार्म के बाद आते हैं बी कीपिंग, फिशरीज को सबसे लास्ट में कर लेंगे, वहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसलिए करके उसको हम लोग बाद में करते हैं। आइए अब आइए उसमें आते हैं बी कीपिंग, बी कीपिंग। तो बी कीपिंग जो आप हेडिंग करिएगा, बी कीपिंग का जो बात करिएगा, बी कीपिंग, तो बी कीपिंग का मतलब हो गया क्या, हनी बी पालन, क्लियर हो गया। बी फार्मिंग भी आप इसको बोल सकते हो। तो बी कीपिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हनी बी का फार्मिंग करते हैं, क्लियर हो गया। और जो सबसे कॉमन हनी बी है उसका नाम है एपिस इंडिका, एपिस इंडिका, एकदम क्लियर करिएगा। तो ये बी कीपिंग के अंदर आप अपने से सोचना, आपको आप अपने से इसको बड़ा क्लियर समझ सकते हो। बी कीपिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो बी कीपिंग या इसी को बोलते हैं एपी कल्चर, एपी कल्चर, कल्चर का मतलब होता है बढ़ाना। और ये एपी वर्ड कहां से आया है, तो एपी वर्ड आया किससे, तो हनी बी का जो जूलॉजिकल नेम है क्या, एपिस इंडिका, उसी से एपी वर्ड आ गया। तो एपी कल्चर मतलब क्या हो गया कि हनी बी का नंबर को बढ़ाना। तो बी कीपिंग और एपी कल्चर is the maintenance of honey bee for production of honey and wax।
यानी आप जो बी कीपिंग करोगे वो बी कीपिंग किस लिए करोगे या एपीकल्चर किस लिए करोगे? तो बी कीपिंग और एपीकल्चर इज द मेंटेनेंस ऑफ हनी बी का मेंटेनेंस है किसके लिए? तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी यानी शहद एंड वैक्स। और ये ऐसे नहीं हो जाएगा, बी कीपिंग आप जैसे चाहोगे वैसे नहीं कर जाओगे। इसके बी कीपिंग के सक्सेस के पीछे इसके लिए जानकारी आपको होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो लेकिन सबसे पहले हो गया, और कॉमन बी का नाम हो गया, यदि आप कॉमन बी बोलिए, कॉमन बी यदि आप बोलते हैं तो इस कॉमन बी का नाम हो गया एपिस इंडिका। क्लियर हो गया, एपिस इंडिका। अब आइए सक्सेस ऑफ द बी कीपिंग क्या होगा, बी कीपिंग हम लोग सक्सेसफुली कैसे करेंगे। आइए तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो ये लेकिन क्लियर हो गया, बी कीपिंग और एपीकल्चर इज द मेंटेनेंस ऑफ द हनी बी फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स। और ये जो वैक्स होगा ये नेचुरल वैक्स होगा, इसको बी वैक्स भी बोलते हैं। क्लियर। अब आइए, अब यहां पे इसी बी कीपिंग के अंदर हम लोग हेडिंग्स करते हैं, इसी बी कीपिंग के अंदर हम लोग हेडिंग्स करेंगे important point of B, important point for apiculture for successful of beekeeping. इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सक्सेसफुल ऑफ बी कीपिंग, मतलब बी कीपिंग जो आप कर रहे हो उसके सक्सेसफुल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो सबसे पहली बात होगा कि यदि आप बी कीपिंग कर रहे हो तो उस बी का नेचर जानना जरूरी है। उसको जहां पे कीपिंग कर रहे हो, जहां पे रख रहे हो, जहां पे पाल रहे हो, वो एक सुटेबल लोकेशन पे होना चाहिए। उसका लोकेशन पता होना चाहिए कि उसको किस जगह पे रखा जाए, क्योंकि उसको यदि तुम ऐसे जगह पे रख रहे हो जहां पे कि फ्लावर है ही नहीं, तो वो हनी बी जो है वो ऐसे ही मर जाएगा। क्योंकि हनी बी का जो फूड होगा वो फ्लावर का नेक्टर होगा, वही नेक्टर को लेकर के वो हनी में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए करके उसका एक सुटेबल लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि जो हनी बी है उसको किस जगह पे रखा जाए, किस लोकेशन पे रखा जाए, ताकि मेरा जो प्रोडक्शन है शहद का वो ज्यादा हो सके। तो हनी बी का फूड हो गया क्या? तो फ्लावर का नेक्टर। तो यदि फ्लावर नहीं होगा उस लोकेशन में, तो आप यदि हनी बी कीपिंग कर रहे हो तब तो तुमको शहद मिलने से रह गया। प्लस उसको प्रॉपर हैंडल करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि हनी बी को यदि आपको हैंडल करने नहीं आएगा तो वो आपको क्या करेगा, या तो आपको काट लेगा, तो आपको एलर्जी से आपकी डेथ हो सकती है, या आपको एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकता है, और नहीं तो हनी बी को यदि आप हैंडल नहीं कीजिए तो हनी बी भी मर सकता है। तो प्रॉपर हैंडलिंग भी उसका आना चाहिए। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। तो आइए हम कुछ पॉइंट यहाँ पे चर्चा करें। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सक्सेसफुल ऑफ द बी कीपिंग, हेडिंग हो गया मेरा। तो इसके अंदर क्या आएगा? तो पहला इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आप अंडरलाइन कीजिएगा, द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स। द मेंटेनेंस ऑफ क्या? हाइव्स। हाइव्स का मतलब क्या होता है? क्लियर हो गया। तो मधुमक्खी का छत्ता। क्लियर हो गया। आप यदि बोल रहे हैं कि मेंटेनेंस ऑफ दी हाइव्स, तो आपको उसके जो हाइव्स होंगे, उसके जो छत्ता होंगे, या मधुमक्खी का घर आप बोल सकते हो, उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। कोई डाउट नहीं है। तो मेंटेनेंस ऑफ क्या करना पड़ेगा? हाइव्स। कोई डाउट नहीं है, यहां पे क्लियर करिएगा। फिर नेक्स्ट में क्या करोगे? नेक्स्ट पॉइंट में आप यहां पे क्या करोगे? तो मेंटेनेंस ऑफ दी हाइव करोगे। अब हाइव का यदि तुम मेंटेनेंस कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो? ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस लिए कर रहे हो, तो क्यों कर रहे होगे? हाइव का मेंटेनेंस क्यों कर रहे होगे? मेंटेन इसलिए कर रहे होगे कि ज्यादा से ज्यादा तुमको वैक्स मिल सके, ज्यादा से ज्यादा तुमको हानि मिल सके।
तो वो बातें मैं यहाँ पे नहीं लिखा। तो पहला काम करना है कि यदि आप सक्सेसफुल बी कीपिंग करना चाहते हैं तो मेंटेनेंस ऑफ दी हाइव कीजिए। और हाइव का मतलब हो गया मधुमक्खी का छत्ता या मधुमक्खी का घर, कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे आप लिखिए इसका एकदम क्लियर, नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिटेट। नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिटेट ऑफ किसका? हनी बी। आपको उस हनी बी का नेचर का नॉलेज होना चाहिए कि वो हनी बी का नेचर क्या है, वो किस प्रवृत्ति का है और उसका हैबिटेट क्या है। क्लियर हो गया? तो उसके हैबिटेट के विषय में या हैबिट करिए, हैबिटेट से हैबिट कीजिए, इसका हैबिट मतलब आदत। क्लियर हो गया? यानी उसका नेचर क्या है और उसकी आदत क्या है, कोई डाउट नहीं। तो जब उसका नेचर और आदत आपको पता चल जाएगा, किसी भी आदमी का भी यदि नेचर और आदत आपको पता चल जाता है तो आपको उसको हैंडल करने में आसान होता है। अभी आप जैसे एक पालतू डॉग रखे हुए हैं, डोमेस्टिक डॉग रखे हैं, तो उसका नेचर और आदत आपको पता है तो आप उसको इजी वे में हैंडल कर सकते हैं। तो यदि आपको हनी बी का नेचर पता है और उसका हैबिट पता है, उसका हैबिट क्या है, तो आपको हैंडल करने में दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से हैंडल कर पाओगे। और हैंडल यदि आसानी से होगा तो यानी आप जो बी कीपिंग है या एपी फार्मिंग है वो आसानी से कर पाओगे। क्लियर हो गया? जब तक डॉग का नेचर और आदत पता नहीं होता है तब तक आप उसको सक्सेसफुली वहां पे पाल नहीं सकते। ये किसी भी पालने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए लगता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यदि हम लोग यहां पे बात करें तो सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग beehives। क्या हो गया? beehives। तो यहां पे क्या हो गया कि एक सुटेबल लोकेशन आपको खोजना पड़ेगा जहां पे आप रख सकते हो किसको? हाइव्स को। और हाइव्स क्या है? तो मधुमक्खी का छत्ता है। तो मधुमक्खी को छत्ते को सुटेबल जगह पे रखो, वैसा जगह पे रखो जिसके आसपास में फ्लावर हो या फ्लावरिंग प्लांट हो जिसमें फ्लावर आए। उस जगह पे यदि तुम हनी बी को रखोगे तब तुमको क्या मिल सकता है? हनी मिल सकता है और वैक्स मिल सकता है। यदि उस जगह पे तुम नहीं रखोगे तो तुमको हनी और वैक्स नहीं मिल सकता। तो इसलिए करके क्या होगा कि सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग बी हाइव्स। क्लियर हो गया? तो बी हाइव्स को रखने के लिए एक सुटेबल लोकेशन चाहिए। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट में आते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एकदम क्लियर, कैचिंग एंड हार्मिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म्स। कैचिंग एंड हार्मिंग ऑफ स्वार्म्स। कैचिंग मतलब पकड़ना एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म्स। हाइविंग मतलब छत्ता, ऑफ स्वार्म्स। तो ये जो स्वार्म्स वर्ड आया है, ये स्वार्म्स क्या है? तो ग्रुप ऑफ हनी बी। क्लियर हो गया? यहां पे लिखे हैं कि कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म्स। क्लियर हो गया? ये स्वार्म्स क्या है? तो ग्रुप ऑफ हनी बी, ग्रुप ऑफ हनी बी। हनी बी तो आपको बोलेगा हनी बी के ग्रुप को क्या बोलते हैं? स्वार्म्स बोलते हैं। आपको पकड़ने के लिए आना चाहिए। कैचिंग मतलब पकड़ना, हाइविंग ऑफ स्वार्म्स यानी हनी बी के छत्ते को। छत्ता में एक बिजनी तो नहीं होगा, एक हनी बी तो नहीं होगा, बहुत सारे हनी बी होंगे। तो उस हनी बी के ग्रुप को स्वार्म्स बोल दिए। और वो जो स्वार्म्स होगा वो क्या कहलाएगा? हाइविंग। वो जो स्वार्म्स जिसमें रह रहा होगा वो क्या कहलाएगा? हाइविंग। तो छत्ता कहलाएगा। तो इसका मतलब हो गया कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ द स्वार्म्स आपको आना चाहिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एंड लास्ट यहां पे हम लोग कर रहे हैं स्किल ऑफ मैनेजमेंट
स्किल ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट करो, मैनेजमेंट ऑफ हनी बी, मैनेजमेंट ऑफ beehives in different beehives during different flowering season, during different flowering season, different flowering season, flowering season, ये एकदम आपको क्लियर करना पड़ेगा। क्या क्लियर करना है? तो आपको स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ beehives, स्किल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ beehives, यानी छत्ता, हाइव्स बोल दो या beehives बोल दो, मतलब छत्ता हो जाएगा। तो आपके पास स्किल होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए कि आप उसके beehives को क्या कर सकिए, उसके छत्ते को क्या कर सकिए, मैनेज कर सकिए। ड्यूरिंग कब? तो डिफरेंट फ्लावरिंग सीजन में, जो डिफरेंट फ्लावरिंग सीजन होगा उसमें उसके छत्ते को क्या कर सकिए, मैनेज कर सकिए। ऐसे जनरली होता है क्या है कि हनी बी बॉक्स मिलता है और उस हनी बी बॉक्स में क्या होता है कि फीमेल हनी प्रेजेंट होता है, फीमेल हनी बी प्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। तो हनी बी बॉक्स में फीमेल हनी बी प्रेजेंट होता है और इसको क्या करते हैं कि डिफरेंट फ्लावरिंग सीजन में इस बॉक्स को हम लोग क्या करते हैं कि रखते हैं। अब जैसे मान लो कि लीची का सीजन है, तो लीची का जो बगीचा होगा उस बगीचे में हम लोग क्या करेंगे, इस हनी बी बॉक्स को ले आकर के रख देंगे। तो अब क्या होगा, यहां से जो ड्रॉन होगा, जो वर्कर हनी बी होगा, ये क्या करेगा, लीची के जो फ्लावर होंगे उस नेक्टर्स को लेकर के यहाँ पे आ जाएगा और उसी से क्या बनेगा, हनी बनेगा। तो आपको अब आम का सीजन है, तो आम के सीजन में भी फ्लावर होगा मैंगो पे, तो उस फ्लावर के सीजन में भी इस हनी बी बॉक्स को हमको ले जाना है। तो वही बात यहाँ पे लिखा कि उसका स्किल आपके पास होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट होना चाहिए कि डिफरेंट फ्लावरिंग सीजन में ये जो हनी बी बॉक्स है इसको आप ले जाकर के वहां पे क्या कर सकिए, फार्मिंग कर सकिए। कोई डाउट नहीं है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द सक्सेसफुल ऑफ द बी कीपिंग। यदि बी कीपिंग को आप सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो इतनी जानकारी आपको पास होना चाहिए। क्या जानकारी होना चाहिए? तो मेंटेन कैसे करें हाइव्स का, या बी हाइव्स भी आप कर सकते हो, यानी छत्ते का मेंटेनेंस कैसे करें। मेंटेनेंस क्यों करें? एक इंसान ही है जो बिना स्वार्थ का कोई चीज नहीं करता है। आप पॉकेट में थोड़ी मेंटेन कीजिएगा हाइव्स को, आप उसको मेंटेन इसलिए करिएगा ताकि आपको क्या मिल सके, मोर हनी मिल सके, और मोर क्या मिल सके, तो वैक्स मिल सके। कोई डाउट नहीं है। तो यहां पे दूसरा नॉलेज होना है, नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिट। उसके नेचर का, हनी बी का नेचर और हनी बी का हैबिट यदि मेरे को पता होगा तो हैंडल करने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे कभी कभी देखिएगा दूसरा छोटा बच्चा होगा तो उसको आपको दे देगा कि आप भैया इसको रखिए एक दिन के लिए, तो आपको पता चला कि सर में दर्द हो गया। सर में दर्द, यदि कोई पड़ोसी कहीं जा रहा है, अपना छोटा बच्चा को आपको दे दिया कि आप हैंडल करिए इसको, आपके सर में दर्द हो जाएगा, क्योंकि ना आपको उसका नेचर पता है ना उसका आदत पता है। उसका नेचर क्या है, आदत क्या है, नहीं पता है। फिर वही उनके जो पेरेंट्स है उसको बढ़िया से हैंडल कर लेता है, क्योंकि साथ में रहते रहते उसका नेचर भी पता चल गया, हैबिट भी पता चल गया। नेचर जब पता चल गया तो पता है कि इसको 2-4 डंडा मारेंगे तो सीधा हो जाएगा। क्लियर हो गया? आप नहीं पढ़िएगा तो आपके पेरेंट्स डांट लगाएंगे। तो आपका नेचर और आपका हैबिट आपके पेरेंट्स और आपके टीचर बहुत बढ़िया से जानते हैं, तो हैंडल करने में दिक्कत नहीं होता। और फिर कोई दूसरा कोई चाहेगा कि हैंडल कर ले तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे घुड़सवारी में ये बहुत ज्यादा लगता है। यदि कोई घोड़ा है और कोई घुड़सवार है, तो यदि वो अननोन घोड़ा है तो आप घुड़सवारी मत करिए तुरंत, क्योंकि ना आप उसका नेचर जान रहे हैं ना उसका हैबिट जान रहे हैं। फिर जब नेचर और हैबिट जान जाइए तो उसको कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे है कि किसी भी पालतू चीज के लिए, किसी को भी पालतू बनाना है तो उसके लिए नेचर और हैबिट का जानना बहुत जरूरी है। कब खाता है, कब ये सोता है, कब उठता है, कब बैठता है, तो जब ये सारा चीज हैबिट आपको पता चल जाएगा, नेचर पता चल जाए, तो आप उसको इजीली कंट्रोल करिए। सुटेबल लोकेशन इसलिए कि आप यदि बीहाइव्स को वैसी जगह पे रख दिए जहां फ्लावर है ही नहीं, तो वहां पे क्या होगा, ये मर जाएगा हनी बी।
तो सुटेबल लोकेशन चाहिए जहां पे कि बीहाइव्स को रखा जा सके, पकड़ना आना चाहिए उस बीहाइव्स को, मतलब हाइविंग को, यानी बीहाइव्स को पकड़ने के लिए आना चाहिए। और वो हाइव्स ऑफ द स्वार्म, स्वार्म क्या है तो ग्रुप ऑफ द क्या है हनी बी। फिर क्या है स्किल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ क्या बीहाइव्स, आपके पास स्किल होना चाहिए, आपके पास क्षमता होना चाहिए कि आप उसके छत्ते को क्या कर सकिए कि मैनेज कर सकिए। कहां पे तो ड्यूरिंग डिफरेंट फ्लावरिंग सीजन, आम का सीजन है वहां भी लेके चले जाइए आम के बागान में, लीची का सीजन है तो लीची के बागान में लेके चले। तो ये जो आप मैनेजमेंट कीजिएगा कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे उसको लेकर के जाइएगा, तो ये स्किल आपके अंदर होना चाहिए। यहाँ पे एकदम क्लियर कर लीजिए, तो स्किल एकदम क्लियर, यहाँ पे स्किल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बीहाइव्स। तो ये आपके 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट, और इस 5 पॉइंट के मदद से ही हम लोग क्या करते हैं तो आपका बी कीपिंग करते हैं। तो क्या है कैचिंग एंड हाइविंग्स है, हाइविंग्स हाइव्स नहीं है, हाइव्स का मतलब होता है छत्ता, यहाँ हाइविंग। तो हाइविंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कैचिंग एंड हाइविंग है। तो हाइविंग का मतलब हो गया कैसे, तो जैसे सपोज निचोड़ना, हाइविंग का मतलब यहाँ पे हो जाएगा निचोड़ना। तो जैसे कपड़ा है गमछी, उसमें पानी से भींगा हुआ है, तो आप उसको क्या करोगे ऐसे पकड़ कर कैसे यदि निचोड़ दोगे तो क्या होगा कि पानी सारे क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो उसी तरीके से क्या होता है कि जो हाइव्स होता है, जो छत्ता होता है, तो उसमें शहद क्या होता है घुसा हुआ होता है। तो उस तरीके से उसको क्या करते हैं ऐसे निचोड़ करके निकालते हैं। तो उसको क्या किए तो बाहर निकाल दिए। किसको बाहर निकाल दिए तो हनी बी को क्या किए उससे बाहर निकाल दिए, और उसी दरमियान क्या हुआ शहद भी क्या हो गया बाहर आ गया। तो आपको हनी बी को पकड़ना आना चाहिए और हाइविंग करना आना चाहिए, मतलब उस छत्ते से उसको क्या करिए निचोड़ करके बाहर निकालने आना चाहिए। क्लियर हो गया, तब जाएगा। यदि आप उसको छत्ते से बाहर नहीं निकालना आएगा तो क्या करेगा वो पूरा शहद पी करके तब भाग जाएगा। तो कब हाइविंग करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका सीजन आपको ध्यान में रखना होगा। नहीं तो पता चला कि आपने मेहनत किया, फ्लावरिंग सीजन में बॉक्स लगाया, लेकिन आपको हाइविंग का समय ही नहीं पता था, और पता चला कि सब जो था ड्रोन वो हनी पी करके ले भाग गया, तो आपको हनी वहां से ऑब्टेन नहीं हो पाएगा। तो हाइविंग का टाइमिंग एकदम पता होना चाहिए कि कब हमको उसको हाइव कर लेना है, कब उसको हाइविंग कर लेना है। क्लियर हो गया, ये क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, कोई डाउट नहीं इसमें। आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं क्या तो फिशरीज। फिशरीज, अब नाम से पता चल गया कि यदि आप फिशरीज बोल रहे हो तो फिशरीज वर्ड किसके लिए आएगा तो मछली के लिए आएगा। यदि आप मछली पालन करोगे तो उसको आप फिशरीज कहोगे। और सब एग्रीकल्चर का ब्रांच है, किसका ब्रांच है एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है सब। ये फिशरीज हो गया, पोल्ट्री हो गया, सेरीकल्चर हो गया, ये सब किसके अंदर आता है तो एग्रीकल्चर के अंदर आता है। तो नेक्स्ट हेडिंग मेरा है फिशरीज, नेक्स्ट हेडिंग मेरा आपका हो गया फिशरीज। क्या होगा, इसी को आप क्या बोल सकते हो पीसी कल्चर, इसी को फिशरीज को और आप क्या बोल सकते हो तो पीसी कल्चर। ये पीसी वर्ड किसके लिए लगता है तो फिश के लिए लगता है। क्लियर हो गया, तो आप या तो फिशरीज बोल दो या पीसी कल्चर बोल दो, कोई डाउट नहीं है। आइए, तो मैं बोला कि ये जो फिशरीज है या पीसी कल्चर है ये किसका ब्रांच है तो एग्रीकल्चर का ही ब्रांच है। आप कभी ऐसा मत सोचना कि एग्रीकल्चर का मतलब होता है केवल खेती करना, क्रॉप लगाना, ये नहीं होता है, ये भी फिशरीज भी एग्रीकल्चर के अंदर है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि जो फिशरीज हो गया या जो पीसी कल्चर हो गया, तो इसमें क्या करेंगे इज रेयरिंग, फिर रेयरिंग हो जाएगा, ये इज रेयरिंग, कैचिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश। यानी फिशरीज के अंदर आप क्या करोगे पालन करोगे, पकड़ोगे और मैनेजमेंट करोगे किसका तो फिश का। पालन भी फिश का, पकड़ोगे भी फिश को और मैनेजमेंट भी करोगे किसका फिश का। फिर मैं बताया था कि मैनेजमेंट यदि वर्ड आया तो फिर क्या होगा 3 चीज तो कॉमन हो जाएगा, फीडिंग, हाउसिंग एंड केयरिंग, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या बने कि ज्यादा बने।
कोई डाउट नहीं है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब यदि हम लोग फीस का बात करें, यदि फीस का यदि हम लोग बात यहां से करें, तो ये फीस जो होगा ये दो टाइप का होगा। एक फ्रेश वाटर फीस होगा, फ्रेश वाटर फीस, और एक होगा मेराइन वाटर फीस। मेराइन वाटर फीस, दो टाइप का फीस आपके पास में होगा। सबसे पहली बात होगी फिशरीज, वर्ड फीस से आया है। यदि आप फिशरीज बोलते हो तो इज रियरिंग, कैचिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ क्या फीस, ये मैनेजमेंट ऑफ फीस है। और फीस कितने टाइप के होंगे, तो जो मीठा पानी में रहेगा वो फ्रेश वाटर फीस होगा, और जो आपका क्या होगा कि सलाइन वाटर में होगा वो मेराइन फीस होगा, क्योंकि सलाइन वाटर मैरीन का होता है, समुद्र का होता है, ओशियन का होता है, सी का होता है। क्लियर हो गया। अब ये जो फ्रेश वाटर फीस होगा, ये बिहार में जो मछली मिलता है, जो बिहार का लोकल मछली है, बाहर से नहीं लाया हुआ, बिहार का खुद का लोकल मछली जो सभी फ्रेश वाटर है, क्योंकि यहां समुद्र है ही नहीं। तो आप क्लियर कर लीजिएगा कि कौन कौन मछली आप खाते हैं, तो उसका नाम रहू कतला तो दो कॉमन है, ये तो दो कॉमन है, रहू कतला, बाकी का नाम तो आप जानते ही नहीं है। लेकिन जो भी आप बिहार में खा रहे हैं, जो यहाँ का है, वो सारे क्या है, तो वो आपका फ्रेश वाटर फीस है, क्योंकि यहाँ पे ओशियन नहीं। आपके एनसीईआरटी में फ्रेश वाटर में रहू, कतला एंड कॉमन कार्प दिया हुआ है। कार्प मछली क्या होता है, तो जिसके पास मूछ टाइप का यानी टेंटिकल इस तरीके से निकला हुआ होगा, जैसे सिंगी में, मोंगरी में, तो उसको कार्प बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कार्प। तो यहां पे हो गया कि फ्रेश वाटर में आप बहुत सारे जानते हैं, लेकिन मैं एक दो आपको बताता हूं। जैसे हो गया कतला, रेहू, एनसीईआरटी का। फिर कॉमन कार्प, ये एनसीईआरटी का है। कतला, रोहू, कॉमन कार्प। कार्प बोला कि यदि ये मछली यदि है तो इस पे इस तरीके से निकला हुआ होगा, कोई डाउट नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, यदि ये मछली है तो इस तरीके से इसका यदि टेंटिकल्स निकला हुआ होगा तो आप इसको बोलिएगा कॉमन कार्प। ये हो गया। अब आइए, मैं बोला कि कुछ नाम मैं अपनी तरफ से यहां पे देता हूं, जहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो एक हो गया मांगुर, एक हो गया आपका मिस्टस, मिस्टस। अब गांव वगैरह में यदि आप सुनते होइएगा तो पोठिया मछली, तो आप ऐसा कीजिएगा, आपके मोबाइल पे जब आप देखिएगा इसको तो मिस्टस डाल करके इमेज देख लीजिएगा, मिस्टस डाल करके उसका इमेज देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाए कि वो मछली आप खाए जरूर है। टंगरा मछली, पोठिया मछली, तो ये सब फ्रेश वाटर मछली है। तो मिस्टस हो गया, मांगुर हो गया, मिस्टस हो गया, कतला हो गया, कतला रोहू तो आप जानते ही हैं, और इधर हो गया कॉमन कार्प हो गया। क्लियर। एक और नाम आपको हम दे रहे हैं यहाँ पे, एकदम कॉमन क्लियर करके रखिएगा। यहाँ पे आपका एक मिरिंगला, 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 ये जो मिरिंगला है ये भी फ्रेश वाटर फिश है, और इसको कॉमनली लोकल भाषा में भुन्नी मछली बोलते हैं, भुन्नी मछली। अभी भी आप सुने नहीं होगा। तो एक बार ऐसा कीजिएगा कि मिस्टस का पिक्चर देखिएगा, मिरिंगला का पिक्चर देखिएगा, मिरिंगला, और रेहू का भी देख लीजिएगा कि रेहू देखे हैं, रेहू देखे होइएगा, कतला भी आप देखे होइएगा, और कॉमन कार्प का पिक्चर एक बार आप देख लीजिएगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है, नीट में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है ये। जैसे इसको याद कीजिएगा, जैसे ये लिखा हुआ मिस्टर, तो मिस्टर, मिस्टर, क्लियर हो गया। और यहां पे है मिरिगला, क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, कतला, रोहू, कॉमन कार्प, मांगुर, मिस्टस एंड मिरिगला, ये फ्रेश वाटर फिश है, मीठा पानी में मिलने वाला मछली, कोई डाउट नहीं है। अब आ जाइए, मेराइन वाटर जो फिश होगा, इसमें एनसीईआरटी में 2-3 नाम दिया हुआ है। एनसीईआरटी में पॉम्फ्रेट शायद नहीं दिया हुआ है, पॉम्फ्रेट दिया हुआ है, उसके बाद सार्डाइन्स दिया हुआ है, उसके बाद आपका
ईविस नहीं लिखा हुआ होगा वहां पे, क्लियर। तो यहाँ पे आपका ये 2-3 नाम जो है मेराइन आपका वाटर फिश में आपका डाला हुआ है। तो एक जैसे हो गया सार्डाइन, मैकरेल होगा एक नाम वहां पे, मैकरेल। तो एक हो गया सार्डाइन, एक नाम हो जाएगा मैकरेल, क्या हो गया मैकरेल। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे मैकरेल हो गया। नेक्स्ट पॉम्फ्रेट, देखिए मेराइन वाटर फिश में एनसीईआरटी में जो दिया पहले उसकी बात बोलता हूं, सार्डाइन, मैकरेल, मैकरेल, क्लियर हो गया, क्लियर। पॉम्फ्रेट, हिल्सा, हिल्सा आपका दिया हुआ है, हिल्सा। और कुछ नाम मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा कर दूंगा। अब आइए, ये सब अलग अलग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए जाना जाएगा। अब जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो ऐसे मेराइन वाटर फिश से ओमेगा 3 फैटी एसिड ऑब्टेन किया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो कुछ मेराइन फिशेस होती है जिससे ऑब्टेन किया जाता है, जिसमें एक कॉमन नाम है मैकरेल। मैकरेल से क्या करते हैं हम लोग, ऑब्टेन करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, फैटी एसिड। तो मैकरेल से ऑब्टेन किया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, कोई डाउट नहीं है। सार्डाइन में जो होता है ये विटामिन B12 ज्यादा मिलता है, B12। सार्डाइन को किसके लिए जाना जाएगा, तो B12 उसमें क्या होगा, ज्यादा मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। अब आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्या, तो कॉमन यहाँ पे बात करेंगे तो B12 वो सार्डाइन हो गया। और ओमेगा 3 एक होता है एंगुइला या कॉड फिश बोलिए। अब यहाँ पे एक लेके आइए कॉड फिश। कॉड लीवर ऑयल मार्केट में अवेलेबल भी होता है। तो ये जो कॉड फिश होता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो कॉड फिश होता है, इस कॉड फिश में विटामिन ए मिलता है, विटामिन डी मिलता है और विटामिन ई मिलता है। तो जो कॉड फिश होता है उसी कॉड फिश से, उसके लीवर से हम लोग ऑयल निकालते हैं, और वो ऑयल जो होगा वो विटामिन ए होगा, उसमें विटामिन डी होगा और विटामिन ई होगा। और सार्डाइन्स में कौन सा विटामिन होगा, B12 होगा। मैकरेल से मोस्टली, मैकरेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा मिलता है, ऐसे मैकरेल से हम लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड निकालते हैं। ऐसे सार्डाइन में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट है, ये हो गया, कोई डाउट नहीं है। लेकिन सार्डाइन को B12 इसलिए क्योंकि B12 इसमें ज्यादा मात्रा में मिलता है। यदि आपको कॉड फिश का जो कॉड लीवर ऑयल होगा उसमें आपका क्या मिलेगा, तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। तो ये 5-6 नाम जो आपको मैं दिया, सार्डाइन, मैकरेल, पॉम्फ्रेट, हिल्सा, कॉड फिश, ये सारे मेराइन फिश है और सब स्पेशल कैरेक्टर के लिए जाना जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड किससे, तो मैकरेल से। यदि विटामिन B12 रिच बोलेगा तो सार्डाइन्स होगा। कॉड लीवर से बोलेगा कि कॉड लीवर से क्या मिलेगा, तो मिलेगा उसमें विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। एनी डाउट इसमें? तो इसको एकदम क्लियर करके रखिएगा कि जो फिशरीज है या फिशिकल्चर जिसको आप बोलते हैं, उसके अंदर हम लोग रियरिंग करते हैं, कैचिंग करते हैं और मैनेजमेंट करते हैं किसका, तो फिश का। और ये फिश कितने टाइप का होगा, तो 2 टाइप का हो जाएगा। एक टाइप होगा जो कि फ्रेश वाटर में रहेगा और एक टाइप होगा जो मेराइन वाटर में रहेगा। जो मेराइन वाटर में रहेगा वो मेराइन वाटर फिश होगा, जो फ्रेश वाटर में रहेगा वो फ्रेश वाटर फिश होगा। फ्रेश वाटर फिश में कतला, रोहू, कॉमन कार्प हो जाएगा जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 3। उसके बाद मांगूर और यहाँ पे मिस्टस और मरिगला। तो ये जो मरिगला है ये भी आपका क्या, फ्रेश वाटर फिश है। और इधर से मेराइन वाटर फिश में हो गया सार्डाइन्स। जो सार्डाइन्स है ये B12 विटामिन ज्यादा रखता है अपने पास में, प्लस ये जो मैकरेल है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। और यदि पॉम्फ्रेट है, हिल्सा है और फिर कॉड फिश है, कॉड फिश का जो कॉड लीवर होता है उसके ऑयल में आपका क्या मिलेगा, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। तो ये एकदम आप क्लियर रखिएगा। एक आपका ईल भी है, ईल, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईल।
ये आपका बंगाल वगैरह में कॉमन होता है, इल फिश। क्या होगा? तो इधर एकदम क्लियर रखेगा, यहाँ पे 2-3 ही कॉमन नाम एनसीईआरटी में दिया है फ्रेश वाटर का, तो एग्जाम्पल छाटना थोड़ा आसान हो जाता है कि इसमें से यदि कोई नाम है ब्लू से जो लिखा हो, ब्लू से जो लिखा हो वो इंपॉर्टेंट है। जैसे सार्डाइन एनसीईआरटी का है, मैकरेल एनसीईआरटी का है, पॉम्परेट एनसीईआरटी का है, हिल्सा एनसीईआरटी का, तो ये तो 4 आपके दिमाग में होना ही चाहिए। उसके अलावा कॉड फिश इसलिए क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई की डिफिशियंसी ह्यूमन बीइंग में ज्यादा होती है, तो इसीलिए करके बोला जाता है कि कॉड लीवर लीजिए। तो कॉड लीवर कहां से आएगा? तो कॉड फिश के लीवर से आएगा, वो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई रिच होगा। और यहाँ पे इल बी फिश जो है ये मैराइन फिश है, कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये एग्जाम्पल एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा, क्वेश्चन यदि पूछना होगा यहाँ से तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा। पहले एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल, ऐसे मछली तो बहुत सारे हैं, कितना याद कर लीजिएगा आप, ये आप जो एनसीईआरटी का कम से कम उतना दिमाग में आपको रखना पड़ेगा बच्चे, तब जाकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन आपका वहां से बन जाएगा। यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं, इंफॉर्मेशन। अब मेराइन वाटर फिश जो है वो आपका नाम है, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग सकता, ये जस्ट नाम है, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। बार बार मैं बोल दिया इसलिए करके क्लियर हो गया। अब जैसे इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि जो मेराइन फिश है, तो सर जो है माइक लेकर के पढ़ाते हैं, तो मैक हो गया। तो कुछ आप अपने से कीजिएगा, जो आप अपने से कीजिएगा वो क्लियर हो जाएगा, तो इसको आप क्लियर करके रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसमें बात करते हैं। अब क्या होता है कि जो मछली होता है ये पानी में मिलता है, पानी में मिलता है, एकदम क्लियर करिएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग 2 तरह का कल्चर का बात करते हैं, एक आप पीसी कल्चर का बात करते हो, एक एक्वा कल्चर का बात करते हो। दोनों में हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि एक्वा कल्चर और पीसी कल्चर में क्या अंतर है, एक्वा कल्चर और पीसी कल्चर में क्या अंतर है। तो मैं यहाँ पे बोला कि 2 टर्म मेरे पास में, एक है एक्वा कल्चर और एक है पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। तो आपको यहां बताया था कि पीसी का मतलब हो जाएगा फिश। तो एक्वा कल्चर और पीसी कल्चर में क्या अंतर है? तो एक्वा कल्चर में एक्वा वर्ड आता है वाटर के लिए, और वाटर में जो भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे उसका यदि हम लोग रेयरिंग करें, वो किस कल्चर के अंदर आएगा? एक्वा कल्चर के अंदर आएगा। ये हो गया। और पीसी कल्चर में जो हम लोग रेयरिंग करें, तो पीसी वर्ड किसके लिए आया? फिश के लिए आया। तो यहां पे रेयरिंग हम लोग फिश का रेयरिंग करेंगे। किसका रेयरिंग करेंगे? तो फिश का रेयरिंग करेंगे। और यहां पे क्या होगा कि एक्वा कल्चर में वाटर में मिलने वाले ऑर्गेनिज्म का रेयरिंग करेंगे। तो फिश का यदि तुम रेयरिंग करोगे, यदि यहां पे तुम फिश का रेयरिंग करोगे, फिश का यदि तुम रियरिंग करोगे, तो तुमको केवल वहां से क्या मिलेगा? वहां से फूड मिलेगा। फिश का यदि तुम रियरिंग करोगे तो फिश क्या है? तुम्हारा फूड है, तो तुमको केवल फूड ऑब्टेन होगा वहां से। लेकिन तुम यदि एक्वा कल्चर करोगे तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म आएगा, इसमें प्लांट भी आएगा, फिश भी आएगा, मलुस्का भी आएगा, अदर ऑर्गेनिज्म भी आएगा, केवल फिश नहीं आएगा। तो एक्वा कल्चर के अंदर हम लोग प्लांट का भी रेयरिंग करेंगे, फिश का भी रेयरिंग करेंगे, मलुस्का का भी रेयरिंग करेंगे, अदर ऑर्गेनिज्म जो पानी में मिल रहा है उसका भी रेयरिंग करेंगे। तो हमको फूड के अलावे अदर भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स मिलेगा। तो यहां पे जो एक्वा कल्चर करेंगे तो इसमें हमको तो फूड मिलेगा ही, और फूड के अलावे अदर मटेरियल्स भी मिलेगा, एंड अदर मटेरियल्स भी मिलेगा। लेकिन यहां पे हमको क्या मिलेगा? तो फूड मिलेगा। यहां पे ऑर्नामेंटल ऑर्गेनिज्म भी मिल सकता है। एक्वा कल्चर यदि तुम करोगे तो ऑर्नामेंटल भी ऑर्गेनिज्म मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पीसी कल्चर कर रहे हैं, तो इसमें जो फिश का रेयरिंग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? तो फूड के लिए कर रहे हैं। तो एक्वा कल्चर का मतलब है, एक्वा मतलब वाटर, यानी वाटर में जो भी ऑर्गेनिज्म मिल रहा है उसका यदि तुम नंबर बढ़ाओगे तो वो एक्वा कल्चर के अंदर आएगा। और केवल मछली का नंबर यदि तुम बढ़ाओगे तो वो किसके अंदर आएगा? तो पीसी कल्चर के अंदर आएगा। अब यहाँ पे इसको एकदम क्लियर करिएगा, ये यील्ड ओनली फूड आइटम्स के लिए, और ये फूड आइटम्स के अलावे आपका सारा
जो भी अदर मटेरियल्स होगा वो भी मटेरियल्स आपको मिल सकता है। क्लियर हो गया? तो दोनों में आपका डिफरेंस सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इसमें है आपका एग्जाम्पल ऑफ द मेराइन फिश एंड एग्जाम्पल ऑफ द फ्रेश वाटर फिश। क्लियर हो गया? नेक्स्ट एंड लास्ट इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सेरीकल्चर। अब यहां पे हम लोग करेंगे सेरीकल्चर, एकदम क्लियर करिएगा, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर। अब यहां पे मेरा नेक्स्ट चल रहा है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर या आप इसी को बोलते हो सिल्क फार्मिंग। सिल्क फार्मिंग। तो सेरीकल्चर या सिल्क फार्मिंग, तो सिल्क वार्म का रियरिंग करना, सिल्क वार्म का रियरिंग करना क्या कहलाएगा? तो सेरीकल्चर कहलाएगा या सिल्क फार्मिंग कहलाएगा। कोई डाउट नहीं है? तो यहां पे आपका क्लियर यहां पे कॉन्सेप्ट आप कीजिएगा कि सेरीकल्चर में क्या करेंगे? तो रियरिंग इज द कल्टीवेशन भी बोल सकते हो इसको, कल्टीवेशन इज द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वार्म, सिल्क वर्म्स, जिसको बॉम्बेक्स मोरी भी बोलते हो। सिल्क वर्म, बॉम्बेक्स मोरी, कॉमन हो गया ये, बॉम्बेक्स मोरी जो कि कॉमन है, बॉम्बेक्स मोरी जो कि कॉमन है। कल्टीवेशन मतलब यहां भी हो गया कि बढ़ाना, तो किसको? तो सिल्क वार्म को। तो सिल्क वार्म का यदि तुम कल्टीवेशन करोगे तो वो क्या कहलाएगा? तो सेरीकल्चर कहलाएगा या उसी को आप बोलते हो सिल्क फार्मिंग। तो सेरीकल्चर के अंदर इस कल्टीवेशन ऑफ द सिल्क वार्म, और कॉमन जो सिल्क वार्म है उसका नाम क्या है? बॉम्बेक्स मोरी। और इसको आप जूलॉजिकल नेम में लिखें तो ये पहला वाला हो गया जीनस, दूसरा हो गया स्पेसीज। इसको कैपिटल में लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं? स्मॉल में, और अंडरलाइन कर देते हैं। क्लियर हो गया? बॉम्बेक्स मोरी। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग सेरीकल्चर में, ही आगे बात करेंगे। तो सेरीकल्चर क्या है? तो सेरीकल्चर में सिल्क वार्म, ये जो सिल्क वर्म होगा इसके लार्वा का नाम होगा कैटरपिलर। क्योंकि ये भी जो वर्म होगा वो जो तितली होता है, बटरफ्लाई आप जो देखे हैं, बस वही बटरफ्लाई ही है। क्लियर हो गया? बटरफ्लाई ही है ये। तो बटरफ्लाई के लार्वा को आपने क्या बोला था? कैटरपिलर। तो इस तरह से सिल्क वर्म के जो लार्वा होगा उस लार्वा का क्या नाम हो जाएगा? तो कैटरपिलर। कोई डाउट नहीं है? अब आइए यहाँ पे, ये जो आपका सिल्क वर्म होता है इसके डिफरेंट स्टेज होता है। तो एक स्टेज होता है कोकन, ये जो कोकून स्टेज होता है, एक स्टेज होता है कोकून। तो ये जो कोकून स्टेज होता है, इसी कोकून स्टेज में आप लोग सिल्क ऑब्टेन करते हैं। इसी कोकून से सिल्क ऑब्टेन किया जाता है। तो आपको यदि कोई बोले कि सिल्क वर्म के किस स्टेज से सिल्क ऑब्टेन करते हैं, तो कोकून स्टेज। कोकून स्टेज क्या होता है? तो एक इस तरीके से क्या होगा कि जैसे अंडा है ना, तो अंडा का जो ऊपर का सेल है बस उसको फाइबर का बना दीजिए, वो सिल्क फाइबर का बनाओ, बस ऐसे ही इमेजिन कर लीजिए। अंदर में ऑर्गेनिज्म है, सिल्क वर्म अंदर में, और उसके ऊपर में जो अंडा का जो सेल है वो सेल किसका बना हुआ है? तो फाइबर का बना हुआ, सिल्क फाइबर का। बस इसी को क्या करते, गर्म पानी में डाल दिए और इसके फाइबर को ऐसे खींच करके क्या किए? सिल्क फाइबर आप ऑब्टेन कर लिए। तो आपको यदि कोई पूछे कि सिल्क वर्म कि किस स्टेज से आप सिल्क ऑब्टेन करते हो, तो सिल्क वर्म का स्टेज हो जाएगा कोकून स्टेज। और क्या ऑब्टेन करोगे? सिल्क ऑब्टेन करोगे। सिल्क क्या है? प्रोटीन है। पढ़ा रखे हैं फाउंडेशन के भी बच्चे को, टारगेट के बच्चे को, इसलिए करके मैं यहाँ पे आपको बता नहीं रहा हूं, ये प्रोटीन है। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? तो इसलिए करके यहाँ पे आप क्लियर करके रखिएगा। अब ये जो सिल्क वार्म है इसके लार्वा का नाम कैटरपिलर हो गया, और सिल्क वार्म के स्टेज कोकून से हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं? सिल्क ऑब्टेन करते हैं। और इस सिल्क वार्म का एक जो कॉमन, सबसे कॉमन बीमारी होता है, इसका नाम है पेबराइन।
क्लियर हो गया? तो सिल्क वार्म का डिजीज का नाम क्या हो गया? पेबराइन। पेबराइन। ये जैसे नहीं लगता है एकदम घरेलू भाषा में कोई सीरियल देखते होइएगा तो उसमें जैसे होता है ठकुराइन, तो ठकुराइन हो गया वहां, यहाँ क्या हो जाएगा? पेबराइन। तो उधर हो गया ठकुराइन, इधर हो गया पेबराइन। तो यदि आपको बोले कि सिल्क वार्म का डिजीज का नाम पेबराइन डिजीज, ठकुराइन नहीं, फिर ठकुराइन नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पेबराइन डिजीज। सिल्क वार्म का लार्वा का नाम कैटरपिलर लार्वा। सिल्क वार्म के किस स्टेज से आप कोकून आप सिल्क ऑब्टेन करोगे? तो स्टेज होगा उसका क्या? कोकून स्टेज जब आएगा तो उससे क्या ऑब्टेन करेंगे? सिल्क। और सिल्क जो होता है, ये जो सिल्क होता है ये क्या होता है? तो ये प्रोटीन होता है। चैन भी सोच रहे हैं कि पूछ ले कौन सा चैन? बीटा चैन। कोई डाउट है यहाँ पे? क्लियर? तो अब यहाँ पे ये जो सेरीकल्चर है, सिल्क फार्मिंग है, इसमें सिल्क वार्म का रियरिंग किया जाता है या रियरिंग बोल दो या कल्टीवेशन। रियरिंग मतलब पालना, कल्टीवेशन मतलब ये पालना ही होता है। तो कल्टीवेशन करते हैं सिल्क वार्म का, और कॉमन सिल्क वार्म का नाम है बॉम्बेक्स मोरी। क्लियर हो गया? और इसके लार्वा का नाम है कैटरपिलर लार्वा। इसका कॉमन डिजीज का नाम है पेबराइन डिजीज। और इसके जो सिल्क वार्म के जो स्टेज होता है कोकन, उससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं सिल्क। इतना क्वेश्चन आपके सबसे इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आपका आता है। क्लियर हो गया?